चलिए, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 11th एंट्रेंस का बैच शुरू हो चुका है और आज दूसरा दिन है और आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाना वाला हूँ। बायोलॉजी का आज पहला क्लास है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ना कुछ स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, कुछ वादे यानी प्रॉमिस करेंगे एक दूसरे से और उसको निभाएंगे 110%। सबसे पहले स्ट्रेटजी को भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बायोलॉजी का सिलेबस पहले दिखाता हूं और हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज की भी पहले बात करते हैं। तो पहले हमारा इस 11th एंट्रेंस बैच में आज की क्लास है बायो की, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस क्या है? सबसे पहले तो सिलेबस में हमारे क्लास 9th का भी पोर्शन आता है और क्लास 10th का भी आता है। क्लास 9th में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा एक चैप्टर होगा, थोड़ा सा रुक जाओ, हमारा एक चैप्टर होगा सेल, ठीक है, पहला यही होगा हमारा। दूसरा चैप्टर होगा टिश्यू, दूसरे नंबर पर हम यही पढ़ने वाले हैं। और तीसरा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं सिंपली सिर्फ अभी डाइवर्सिटी लिख देता हूं, डाइवर्सिटी। चौथा हम लोग डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपके एनसीईआरटी में व्हाई डू यू फॉल इल लिखा हुआ है। और पांचवा जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ठीक है। और क्लास 10th की तरफ से हम आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, बिल्कुल सीक्वेंस में ही चलना है इस बार। दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तीसरा हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। चौथा यहां पे हम लोग हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है कि एवोल्यूशन हटा है कि नहीं हटा है। तो आएगा, अभी ये पढ़ेंगे, आएगा तो हट जाए, कोई नोटिस आता है इसको डिलीट किया हुआ आएगा एमयू में, तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो मान के चलते इसको हमें पढ़ना है। और पांचवा हमारा है आवर एनवायरनमेंट, आवर एनवायरनमेंट। और एक चैप्टर और है जो अभी नई एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है, पर उसका कुछ पोर्शन 9th में है और कुछ पोर्शन 10th में है, तो हम लोग 10th वाले के साथ लिख लेते हैं। उसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। एंड इट्स मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट वाला पोर्शन क्लास 10th में आता है और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज करके है जो क्लास 9th में है। तो नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स मैनेजमेंट, ये वाली जो चैप्टर है, ये हम लोग बिल्कुल ही लास्ट में पढ़ेंगे, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि बहुत ही जाके ज्योग्राफी टाइप का चैप्टर है, टोटली ज्योग्राफी बेस्ड चैप्टर है। एसएसटी में होना चाहिए मगर मजबूरी है कि यहाँ पे है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस में अगर देखा जाए तो जो आपके 11th एंट्रेंस में बायो का पोर्शन आता है सवाल, वो तकरीबन 16 से 17 क्वेश्चन होते हैं, 16 से 17 क्वेश्चन होते हैं, इतने होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन सेल का होता है, ठीक है। टिश्यू का भी 2 होगा और इसका पहले 5 से 6 आते थे, लेकिन अभी पिछले 2 साल के पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 3 सवाल मैक्सिमम है, इससे ज्यादा अब नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है इस साल ना पूछे, लेकिन मान के चलते हैं 3 सवाल पूछेगा। डिजीज से 1 सवाल आने का होता है और 2 सवाल यहां से आने का होता है हमेशा। लाइफ प्रोसेस में देखो 3 सवाल बन सकते हैं, यहां से 2 सवाल बन सकते हैं, यहां से 3 सवाल बन सकते हैं, लेकिन कभी कभी यहां से नहीं बनते, 2 ही मान लो, एक कभी एक, ठीक है। यहां से 2 बन जाते हैं, ठीक है। इसमें से इनमें से है कि कभी बनते हैं कभी नहीं बनते हैं, तो आएंगे भी तो एक एक मान के चलते हैं हम यहाँ पे, बाकी ये सब जो है वेटेज में रखते हैं। अब थोड़ा जोड़ोगे तो कहीं ज्यादा ना हो जाए। देखो 3 2 2 4 3 7
7 2 9 20 21 हो गया। ठीक है, तो ऐसा है कि कुछ चैप्टर है जैसे कि अगर मान लिया इधर से पूछ रहा, इधर से ये पूछ रहा तो इधर से कम कर देता है, इधर से जब पूछेगा तो इधर से ये कम कर देता है, और इधर से अगर पूछ रहा, इधर से नहीं पूछ रहा तभी इतना आता है। जैसे कि मैंने कहा ना कि लाइफ प्रोसेस में तीन तीन तभी पूछेगा जब इधर को नहीं पूछना होगा। वैसे वो एक दो भी रह सकता है, हो सकता है कि इसमें दो ही सवाल आए, ये भी हो सकता है कि इंप्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज से एक ही सवाल आए जब इनमें से पूछेगा तब। तो ऐसा है कि कभी कभी इन सब चैप्टरों से सवाल नहीं भी पूछता है। तो जो मेजर पोर्शन है जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है तो वह 9th क्लास में वो ये है, 3 चैप्टर ये है, और 10th क्लास में ये जो है 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर जिस जो ज्यादा वेटेज रखता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9th को ये स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा कि कुछ स्ट्रेटजी, कुछ प्रॉमिस, कुछ वादे जो आपको करने होंगे मुझसे, और सिर्फ करने नहीं होंगे, निभाने भी पड़ेंगे। जो वादा किया उसे निभाना ही होगा, वरना लात खाओगे। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग तुमसे कुछ वादे करवाता हूँ, कुछ बातें कहता हूँ जो तुम्हें मानना है, मतलब ऐसे हल्के में नहीं लेना। कुछ बात, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट बातें, बहुत बात या वादे, प्रॉमिस, कुछ भी कहो, तो मैं क्या है इंपॉर्टेंट बातें, वो तुम्हें करना है और हर हाल में करना है। अब तक तुम करते हुए नहीं आए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब करोगे अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले कि नोट्स को सीरियस लेना है, और क्लास के नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। नोट्स को लिखना है, साथ में लिखना है। यहाँ आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। सर रुकिए प्लीज, साइड प्लीज, ये सारी चीजें नहीं हो सकती, सिलेबस बहुत ज्यादा है। सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, साथ साथ में लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साथ साथ में लिखेंगे, साथ साथ में आप लिखेंगे। ठीक है, नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे साथ साथ में। और इससे रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो क्लास में ही आप क्लियर करने की क्षमता रखें। अपने हेजिटेशन को दूर करके क्लास में ही पूछने की क्षमता करें, क्योंकि बाहर हर टाइम मिल जाए और आपको वो डाउट याद रहे क्या पूछना है, ये जरूरी नहीं है। तो डाउट भी क्लियर आपको क्लास में ही करना है, क्लियर करना है, इसको क्लियर करते हुए लिखना है, समझ लो। तो ये दो काम करना है। तीसरी चीज, मैं आपको डीपीपी और क्वेश्चन कराते रहा करूंगा। पीवाईक्यू तो मैं क्लास में ही करा दिया करूंगा, लेकिन कुछ डीपीपी दूंगा, और डीपीपी को आपको हर हाल में करना है। इसके लिए मैं मस्ट लिख रहा हूं कि करना ही करना है, और डीपीपी 1 से 2 दिन से ज्यादा समय नहीं दूंगा। आपका बोर्ड भी, एग्जाम भी चल रहा होगा, उससे भी ज्यादा समय, उसके बावजूद भी ज्यादा समय नहीं दूंगा। तो कोई आर्गुमेंट, कोई एक्सक्यूज नहीं देना कि ये चल रहा है, मेरी तबीयत खराब थी, मैं छत से गिर गया था, मैं मर गया था, फिर जी गया, ऐसा कुछ भी अगर एक्सक्यूज आ रहा, मैं किसी भी नहीं दूंगा। अगर एक दिन पहले तुम कोमा में चले गए थे, आज आ गए क्लास, तो फिर तुम्हें करके ही आना है, वो डीपीपी लेके ही आना है। ये सारी चीजें किसी भी सूरत में, मतलब अगर किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में डीपीपी में कोई डिले नहीं करना है। बाकी मैं जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मैं पीवाईक्यू दूंगा, मैं करा दूंगा। तकरीबन 15 साल के, 15 ईयर्स या 10 ईयर्स, एटलीस्ट 10 ईयर्स जो आपके जरूरी है वो 10 ईयर्स का ही है। लेकिन कब, जब इफ चैप्टर कंप्लीट, जब चैप्टर कंप्लीट होगा, अगर चैप्टर कंप्लीट होगा तब ये करना है, पीवाईक्यू करना, इतना काफी है। ठीक है, और मैं एनसीईआरटी भी हर क्लास में, एनसीईआरटी को मैं रीड करवा दूंगा यहीं पे। हर रोज जितनी एनसीईआरटी की होगी, पार्ट्स जितना कवर होगा वो यहीं पे करा दूंगा। तो आपको अलग से एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, तो एनसीईआरटी भी क्लास में ही होगी, समझ लो, क्लास में ही होगी। और एक वादा जो हर हाल में आपको करना है वो है कि कोई बैकलॉग कभी भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये रेगुलर क्लासेस नहीं है, किसी तरह का कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए। यानी उसके लिए आपको रेगुलर रहना है, हर हाल में क्लास आनी है। सर्दी, जुकाम, बुखार छुट्टी की वजह नहीं बनती, और उसको हम तबीयत खराब नहीं मानते। बुखार इतना ज्यादा है, जैसे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उठा नहीं जा रहा, वोमिटिंग हो जा रहा है, आप बैठ रहे हो, तो ठीक है, तब छुट्टी कर लेना। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होगा, हो सकता है कि इन 4 महीनों में नहीं हो। लेकिन कहो कि नहीं सर दर्द होगा तो भी छुट्टी करेंगे, तो इन 4 महीनों में शायद 40 बार सर दर्द होगा, तो 40 छुट्टियां हो जाएगी, तो बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ बैकलॉग क्रिएट हुआ 2 दिन का भी ना, तो तुमसे संभाला नहीं जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं होगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीजें करना है। जो मेरा काम है मैं करूंगा, जो आपका काम है आप करेंगे। और ऐसा अगर आप कहते हो
कर देते हो, ये जो वादे जो मैंने करवाए अगर आप निभा देते हो, तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका सिलेक्शन ना हो, हर किसी का हो जाएगा। लेकिन दिखने में आसान लग रहा है, 4-5 काम है, बट सबसे हो नहीं पाता है। 4 महीने तक इसको फॉलो नहीं कर पाते। 10 दिन की बात होती सब कर लेते, लेकिन सेम इंस्टेंट के साथ, सेम इंटेंसिटी के साथ हर रोज फॉलो करना है। और जब तक पेपर हो ना जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। क्या रिवीजन हमेशा करते रहना है। जब भी है रिवीजन हमेशा आपको करना है। मैं अलग से बता रहा हूं, इन सब चीजों में आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन का तरीका, बायो का रोज ही रिवीजन कर लेना है, ताकि जब टेस्ट होगा स्पेशली, तब आप पढ़ के जैसे आते हो, अब तक आते हो, हर साल तुम गलती कर जाते हो, ये नहीं करना है। तुम टेस्ट के लिए हमेशा तैयार रहोगे, सारे ही सब्जेक्ट के लिए हमेशा तैयार रहोगे। संडे को टेस्ट होगा तो फ्राइडे और सैटरडे हम बायो याद कर लेंगे, उससे पहले हम बाकी चीजें पढ़ते हैं। फिर फ्राइडे और सैटरडे में तुम्हारे डाउट आते हैं, मैं मिलता ही नहीं हूँ तुमको। सैटरडे मेरा बहुत बिजी डे होता है तो मैं मिल ही नहीं सकूंगा, डाउट ही क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए रोज का रोज याद करोगे, तब रोज का रोज तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। ये सब चीजें याद रखोगे, वादा करते हो, क्या निभा पाओगे? ठीक है, अब कैंडल होता तो मैं सबके सामने कैंडल जलाता और अग्नि पे हाथ रखवाता, लेकिन अभी कैंडल मंगवाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो हम लोग चलते हैं इसमें, आगे पढ़ लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। एक मिनट, अब हमारा चैप्टर क्या है? सेल। सेल को आपने सुना है, पहले हम लोग यहीं से शुरू कर लेते हैं। सेल, सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। डाउट को क्लियर फौरन ही करना है आपको। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, बड़ा ही कंसीव करके हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। एक और बात कि हमें ना अपनी तरफ से भी आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। आप किसी भी रेफरेंस बुक को उठाएंगे नहीं, मैं पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा एसआईटी भी मैं खुद करा रहा हूं। क्या है ना कि आप बहुत ज्यादा करते हो, देखो हमारे पास सिलेबस हमारा ये है एनसीईआरटी की, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी सिलेबस है। आपने बहुत ज्यादा किया, ज्यादा करने के चक्कर में आप इतना ज्यादा पढ़ लिए जिसमें से एनसीईआरटी का कुछ पोर्शन छूट गया, आपने पढ़ बहुत कुछ लिया। हमें ऐसे नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है स्मार्ट स्टडी के साथ। ये रहा एनसीईआरटी, ये हमारी स्ट्रेटजी है, हमें पढ़ना बस ऐसे ही है। एनसीईआरटी पूरी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत बीच बीच में ज्यादा आ जाए, मतलब 5% ज्यादा आ जाए, 10% ज्यादा आ जाए किसी किसी चैप्टर में, इतना ही, ऐसी तरह से पढ़ना। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। और हमारा क्या है टॉपिक? सेल्स। इंट्रोडक्शन में हमें सेल को इंट्रोड्यूस करना है तुम्हारे सामने। सेल के बारे में तुम क्या जानते हो, सेल के बारे में तुम पहले से क्या जानते हो कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। मैंने लिखा ही, चैप्टर का नाम ही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ। जीने के लिए जो फंडे की जरूरत है वो सारे फंडा इसके अंदर है। और बात धीरे धीरे समझ में आएगा। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी हम इसको बोलते हैं। हमें क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहली चीज फंडामेंटल यूनिट ऑफ, दूसरी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है। मतलब कह रहे हैं ना कि जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है मिनिमम, वो चीज एक सेल ही है। इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और क्या बोलते हैं हम इसको? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शनल। एक थोड़ा सा जगह आ जाएगा, आ जाएगा। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल मांगा, चलो। एक और चीज कि एक क्या 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 कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। इसको लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं।
यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, अब इन चीजों को मैंने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मैंने कहा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से हम तब क्या समझोगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर जान है तो तभी जान है जब ये सेल है। ठीक है, यानी जीवन रखने के लिए कम से कम एक सेल होना चाहिए, एक सेल से छोटा कुछ भी मुमकिन नहीं है लाइफ के लिए। तो मिनिमम सर्वाइवल के लिए कम से कम एक सेल होना चाहिए, चाहे वो कितना भी घटिया तरह का सेल क्यों ना हो, लेकिन एक सेल होना चाहिए। खाली एक माइटोकॉन्ड्रिया जी लेगा नहीं जी लेगा, खाली एक क्लोरोप्लास्ट जी लेगा नहीं जिएगा, इनका कॉम्बिनेशन चाहिए, चाहे जैसा भी हो। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ हमने बोला। फंक्शनल मैंने क्या कहा कि जीने के लिए, फॉर लाइफ, फॉर सस्टेन लाइफ, फॉर सस्टेन, मैं समझा रहा हूं इस चीज को, फॉर सस्टेन लाइफ, लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ बेसिक प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक, सम लाइफ प्रोसेस नीड टू परफॉर्म, इसकी जरूरी है। एंड सिंगल सेल कैन दोज लाइफ प्रोसेस, वो सारे लाइफ प्रोसेस को एक सिंगल सेल कर सकता है। ये सारे लाइफ प्रोसेस को वो सिंगल सेल कर सकता है, यानी कि जीवन देने के लिए जिन लाइफ प्रोसेस की करने की जरूरत होती है, आवश्यकता है, वो एक अकेला सेल ही कर सकता है। इसीलिए फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। लाइफ के लिए जो फंक्शन की जरूरत है वो एक सेल कर सकता है, लेकिन इसे छोटा कर दूं, सेल को काट दूं, तब वो सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, तो लाइफ बचेगी नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में सब लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब के सब सेल के ऊपर बने हुए हैं, इसीलिए हम कह देते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली प्लांट और एनिमल की बात हो रही है, और या जो भी है बैक्टीरिया भी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, आर मेड अप ऑफ सेल, आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, इसलिए एक बात और बोली जाती है, मैंने इसको, तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक है, उसमें लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जीने के लिए एक सेल की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन अरेंजमेंट इन बॉडी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो थोड़ा ज्यादा तेज हो जाए तो बता सकते हो, अब इतना भी तेज नहीं करना है कि कुछ समझ ही में ना ही आए, ना लिख पा रहे हैं ना कुछ नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे गाड़ी को हम बढ़ाएंगे, आप कम्युनिकेट करो, थोड़ा स्पीड, मतलब इतना भी तेज नहीं कि आपकी राइटिंग खराब हो जाए, बहुत गंदा लिख दो, चिल कौवे की तरह कॉपी में उतार दो, घर पे जाके खुद ही नहीं पढ़ पा रहे, तो इतना भी तेज नहीं करना है, थोड़े बहुत तो मैनेज करेंगे। लेकिन अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको गोल गोल बनाने लगते हैं, गोल गोल नहीं बनाना है, इसको बेचोगे तो भी रद्दी में ही बिकेगा, चाहे कितना भी साफ लिख लो, ऐसे मार्केट में नहीं बिकेगा, म्यूजियम में नहीं रखा जाएगा तुम्हारी कॉपी, इसलिए बहुत गोल गोल नहीं बनाना है। 3 कलर का होना चाहिए पेन आपके पास, रेड, ब्लैक और ब्लू, उससे काम हो जाएगा। अब एक ही पेन से लिखोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी बाद में रिवीजन के टाइम पे, हाईलाइट ही नहीं कर पाओगे, किसी चीज को बदल नहीं पाओगे ना, बोर हो जाता आदमी एक ही तरीके का चीज लिखने में और पढ़ने में, दोनों में ध्यान देना है सब कुछ। आज एंट्रेंस बैच था थोड़ा पहले, आ जाओ 55 रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिख लिए, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग सेल से रिलेटेड डिस्कवरी की बात कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी की। वो इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पे जो सेल के अबाउट डिस्कवरी है ना, सेल से रिलेटेड, उन्हीं सब चीजों को एक साथ निपटा देते हैं। सेल के रिलेटेड डिस्कवरी का मतलब कि जो पहला सेल था वो किसने डिस्कवर किया था,
यानी फर्स्ट सेल, जैसे लिख रहा हूं, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा, तो रॉबर्ट हुक, नाम सुना होगा उसके बारे में। रॉबर्ट हुक ने पहला सेल को खोज किया था, फर्स्ट सेल। जो रॉबर्ट हुक जिस सेल की डिस्कवरी की थी, जिस सेल की डिस्कवरी की थी, वो कैसा सेल था, तो डेड सेल था। कैसा सेल था, डेड सेल था, डेड सेल था। वो सेल क्या था, डेड सेल। डेड सेल कैसे किया था, अच्छा डेड सेल कैसे किया था, कैसे किया था इस डेड सेल के, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने, सुनना बात को, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, क्या किया था, एक ट्री लिया था, उस ट्री का नाम है ओक ट्री। इसका बार्क को लिया, बार्क, ठीक है, बार्क में टिश्यू होता है, कॉर्क टिश्यू, कॉर्क टिश्यू, बार्क से कॉर्क टिश्यू समझोगे। और कॉर्क टिश्यू का क्या किया उन्होंने, छोटे छोटे पतले पतले से स्लाइस बना लिया, दैट इज कॉल्ड थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क टिश्यू, ये लिखा जाता है कॉर्क सेल या कॉर्क टिश्यू का। कॉर्क सेल लिया, कॉर्क टिश्यू लिया, उसका थिन स्लाइस किया, थिन स्लाइस करने के बाद एग्जामिन अंडर, उसको एग्जामिन किया, एग्जामिन अंडर, अंडर सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। एनसीईआरटी आपका लिखता है प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, कोई कंपाउंड कोई सिंपल नहीं लिखा, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लिखा है। जो एनसीईआरटी लिखा है वो हमारे लिए इस साल इस सेशन में, इस इंटरेस्ट बैच में पत्थर की लकीर होगी, उसके साथ छिड़खानी हम ज्यादा नहीं करेंगे। इस माइक्रोस्कोप का नाम क्या रखा उन्होंने, प्रिमिटिव, मतलब बहुत साधारण वाला था, तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप था। अब उस टाइम, जिस टाइम की बात कर रहा हूं, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1665 की बात कर रहा हूं। माइक्रोस्कोप था, यही बड़ी बात थी, उसने बना लिया, यही बड़ी बात थी। कॉम्प्लेक्सिटी की कहां बात करेंगे हम, इंप्रूवमेंट की कहां बात करेंगे। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लिया और उस माइक्रोस्कोप की मदद से इस थिन स्लाइस की स्टडी किया। तब उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व हनी कम लाइक स्ट्रक्चर, हनी कम लाइक स्ट्रक्चर, उसने एक हनी कम लाइक स्ट्रक्चर देखा, हनी कम लाइक स्ट्रक्चर। बनाऊं तो कुछ इस तरीके से, अगर मैं बनाऊं तुम्हारे सामने तो ऐसे कुछ, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते, जिसमें से मधुमक्खी उड़ चुकी है, खाली मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता। अब थोड़ा सा बॉक्स मैं बड़ा बड़ा कर दिया हूं, तो मैं तो पॉलीहेड्रा ऐसे हेक्सागोनल दिखाई दे रहा होगा अगर एक कंपार्टमेंट को देखोगे, और बिल्कुल वो खाली सा दिखाई दिया, क्योंकि कर्क टिश्यू जो है ना, एक डेड टिश्यू था उस टाइम, इसलिए तो मैंने कहा उस सेल कैसा था, डेड था। क्योंकि इसके अंदर जो तुम ये खाले से एम्प्टी सर जो रूम लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस एम्प्टी रूम लाइक स्ट्रक्चर, रूम लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल है, इसी को उन्होंने सेल कहा था, इसी को उन्होंने सेल कहा था। किसने सेल कहा था, रॉबर्ट हुक ने। अगर कहे कि हु क्वाइन द टर्म सेल, तो भी रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे। हु डिस्कवर द सेल, तो भी रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे। हु डिस्कवर डेड सेल, तो भी रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे। अगर खाली सेल भी कहेगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, डेड सेल है कि लिविंग सेल है, कंफ्यूज नहीं होना है। खाली सेल की बात कर रहा है, मतलब पहली बार वाली सेल की बात कर रहा है, पहली बार वाली डेड ही था, इसी को हम समझेंगे। हु डिस्कवर्ड द सेल अगर वर्ड आए, हु टर्म द सेल आए, तभी हम रॉबर्ट हुक का ही नाम लेंगे, ठीक है। और ये सेल मैंने क्या कहा कि ये सेल इन्होंने डेड बताया था, डेड सेल बताया था, इन्होंने सेल को डेड बताया था। डेड बताया था मतलब इस सेल में कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं था, विदाउट प्रोटोप्लाज्म था, विदाउट प्रोटोप्लाज्म था। अभी हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या चीज होता है, वो भी हम देखेंगे। दूसरी डिस्कवरी में हम आते हैं, फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की। फर्स्ट सेल तो डेड सेल था, लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो सब जानते हैं। देखो इतने बड़े तो सभी हो गए कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी वन लीवेनहुक करके है,
लीवनहुक करके, और वो टाइम था 1674 का। इसमें जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल हुआ था वो इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप था, कुछ खास काम नहीं किया था, पॉलिश मारा था, इंप्रूव्ड हो गया था, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ा दिया था पॉलिश मार के। तो इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल इसने किया था, यूज किया था, एंटोनी वन लीवनहुक। ये तो तुम्हें मालूम है, खाली लीवनहुक भी याद रखोगे चलेगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर आएगा तो लीवनहुक जरूर होता है, ए भी नहीं है। फिर बात करते हैं, डिस्कवरी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो यहां तो हमने सेल की डिस्कवरी किसने किया, कैसे किया, फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा, यह बात किया। फिर बात करेंगे कि सेल के अंदर एक पार्ट होता है, एक कंट्रोल सेंटर होता है, उसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियस। जानते हैं हर सेल के अंदर जो कंट्रोल सेंटर होता है या कंट्रोलर होता है, जो सेल के सारे काम को संभालता है, उस भार को संभालता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, हम सब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आज से जान लेंगे कि न्यूक्लियस कब डिस्कवर्ड हुआ था। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड वाज बाय बाय की बात करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन, नाम था उसका, ब्राउन, ब्राउन कलर का नहीं था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था, 1831 में किया था। डेट्स इंपॉर्टेंट है यहां पे, अब तक जितनी भी डेट्स की बात की है, ईयर की बात की है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे जनरली मैं डेट को रिकमेंड नहीं करता याद करने को, लेकिन यहां कर रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस सेल के अंदर, अच्छा ठीक है, एक और चीज होती है इसमें, मैंने एक बात बोली थी प्रोटोप्लाज्म, हालांकि उसके डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, ये नहीं कहा, मैंने बताया ना कि जो सेल डेड होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, तो उसकी भी डिस्कवरी से रिलेटेड आपके सिलेबस में है। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे लिखा है, कब किया था, 1839 में किया। डिस्कवरी की बात चली रही है तो देखो बता रहा हूं मैं, ये रहा न्यूक्लियस, मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, इसको हम कह लेते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमेशा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डिटेल बाद में हम बताएंगे, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इसके मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये दो है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, यहाँ पे कुछ इस तरह के क्रोमेटिन या जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम लोग क्रोमेटिन भी कहते हैं, क्रोमेटिन भी कहते हैं, ठीक है क्या, तो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, जीन कैरी करने वाला मटेरियल है, इसीलिए हम लोग इसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने किया था, इसकी डिस्कवरी अगर पूछे कि ये इसकी डिस्कवरी किस कब हुई थी, किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये काम किया था। कब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हुआ था। अब यहां से एक और बात आती है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई थी। आपकी एनसीईआरटी बोलता है 1940s, 40 नहीं बोलता 40s बोलता है, एस लगाता है, मतलब 40 और 50 के बीच में हुआ होगा कुछ, 1940 से लेकर 1950 के बीच में हुआ होगा। तो ये सारी चीजें, ये डिस्कवरी जब हुई थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हुई थी। तो यहाँ पे हम एक और चीज डाल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ईएम लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईएम की डिस्कवरी कब हुई थी, कब हुई थी डिस्कवरी, 1940s। किसने किया इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये डेट्स एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए करेंगे। फिर से यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं न्यूक्लियस को फिर से देखते हैं, अपनी आंखें को फाड़ फाड़ कर देखो,
इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे कुछ राउंड बॉडीज पाए जाते हैं। इस राउंड बॉडीज को हम लोग बोलने वाले हैं न्यूक्लियोलस। हिंदी में हम इसे केंद्रक भी बोलते हैं, केंद्रक। न्यूक्लियस को केंद्रीय बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, और इसको केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने किया था? अगर इसमें डिस्कवरी की बात कहे कि इसकी डिस्कवरी कब हुआ या किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका फंटमान। फंटमान, MANN, फंटमान। 1977 के आसपास हुआ था डिस्कवरी। तो वो डेट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो डेट्स इंपॉर्टेंट थे मैंने वो लिख रखे हैं। जो नहीं इंपॉर्टेंट है नहीं आएगा, आपको फालतू को अपना नोट्स नहीं मारना। कितना एक्स्ट्रा जानना है वो हम बताएंगे। जिसको उतारना है और जिसको टाइम लग रहा है वो वीडियो को पॉज करके उतारे। ऐसे क्लिक करके मैं थोड़ा ऊपर कर दूं। ओके, आप तो जा सकते हैं। अब हम लोगों ने एक बात छोड़ी थी। जो पहला सेल था वो कैसा था? डेड सेल था। कहां से लिए थे? ओक ट्री के बार्क से। कॉर्क टिश्यू लिया, उसका थिन स्लाइस किया, और उन्होंने, हमने नहीं, उन्होंने, क्या नाम था, रॉबर्ट हुक ने ऐसा किया, थिन स्लाइस किया, और अपना बनाए हुआ एक माइक्रोस्कोप, जिसको सेल्फ मैड माइक्रोस्कोप या प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप है, उसके अंडर ऑब्जर्वेशन, उसके हिसाब से, उसके अंडर में उन्होंने एग्जामिन किया और देखा, क्या देखा कि कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो मिलके हनी कम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो जो एम्प्टी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है उसी का नाम उन्होंने सेलुला रखा था, यानी कि आज हम सेल कहते हैं जिसको हमें। तो हु क्वाइन द टर्म सेल? रॉबर्ट हुक ही ने पहली बार सेल का नाम सेल रखा था। ठीक है, लेकिन वो सेल डेड था। तो डेड सेल क्या होता है हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तुम्हारे सामने कि डेड सेल क्या होता है। डेड सेल क्या होता है? डेड सेल, जो सेल जिसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। अब बहुत से को प्रोटोप्लाज्म नहीं पता होगा, आज बहुत से लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उनका क्या होगा? मैंने कहा कि सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म, मैंने कहा सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म, 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 सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म, जिसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा उसे हम लोग डेड सेल मानते हैं। और रॉबर्ट हुक के हिसाब से एक बात और, कि जिस प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल से रिलेटेड बात की, जिस प्लांट सेल के सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होगा वो सेल भी रिकमेंड किया जाएगा एज अ डेड सेल, ठीक, कंसीडर किया जाएगा एज अ डेड सेल। तो रॉबर्ट हुक का एक और कहना था कि प्लांट सेल, स्पेशली प्लांट सेल के लिए उन्होंने बोला था, क्योंकि प्लांट सेल में ही सेल वॉल होता है, ऐसा एक जानते थे। प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल होता है और उस सेल वॉल में अगर लिग्निन डिपॉजिट है, लिग्निन है, लिग्निन डिपॉजिट है, नहीं लिग्निन है, तो फिर इस प्लांट सेल को क्या किया गया? कंसीडर्ड एज डेड सेल, एज डेड सेल, उसे हम लोग डेड सेल के रूप में मानेंगे, उसे हम लोग डेड सेल के रूप में मानेंगे। तो दो तरीके से हम डेड सेल को पहचानते हैं। एक तो है कि कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, जैसे बिल्कुल खाली था, भाई अंदर कुछ भी नहीं है तो प्रोटोप्लाज्म नहीं है। अभी सिर्फ प्रोटोप्लाज्म कुछ है, ये सोचो कि कोई ऐसी चीज है जो सेल के अंदर जीवन भरता है, उसका नाम है प्रोटोप्लाज्म, यानी वो लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल है। और वो गायब तभी होता है अक्सर जब लिग्निन का डिपोजिशन सेल वॉल में होता है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। अगर लिग्निन आएगा तो प्रोटोप्लाज्म जाएगा,
तो लिग्निन आना सेल को डेड करना है, प्रोटोप्लाज्म का जाना भी सेल का डेड करना है। तो डेड सेल दो तरीके से जाने जाते हैं। चलो अब हम प्रोटोप्लाज्म बहुत रट लिए तो हम प्रोटोप्लाज्म ही पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं हम लोग। अरे सॉरी, क्या हो गया, ये इसमें जाना था। ठीक है, इतना जगह काफी है हमारे लिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, पहले कुछ बातें, प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है, क्या चीज है, फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल, सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड, फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल, फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल, फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल, या फिर हम क्या कहें, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी कि इसकी वजह से सेल में जीवन है, ये जीवन को भरता है। अगर ये नहीं तो सेल में लाइफ नहीं, और सेल में लाइफ नहीं तो तुम्हारे अंदर लाइफ नहीं, यानी तुम्हारे जीवन की वजह सेल है और सेल के जीवन की वजह ये प्रोटोप्लाज्म है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी किसने किया था, पुरकिंजे, जो चाहे पढ़ लो, मैं पुरकिंजे पढ़ता हूँ 1839 में, याद रखता, बहुत पूछा जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं पढ़वाऊंगा अभी, एनसीईआरटी रीड करवाऊंगा, तुम देखोगे कि वहां पे ये सब चीजें मिलती है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। अब चलो तो समझते हैं प्रोटोप्लाज्म कौन होता है। प्रोटोप्लाज्म सीधा डायग्राम से क्लियर करते हैं ना, थ्योरी वोरी का कोई बात नहीं रखते, सीधा डायग्राम से हम लोग क्लियर करते हैं कि ये रहा, जैसे कि हमारे पास ये सेल है, मान लेते हैं कि ये सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, वो भी रेड कलर से बना लेते हैं, ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस पूरा का तो हम कह रहे हैं कि सेल है, पूरा को हम लोग कह रहे हैं कि सेल है। सेल की जो बाउंड्री होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन पहले से तुम इतना तो तुम जानते हो कि सेल की बाउंड्री को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के बाउंड्री को अभी हमने बताया था, क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन ये कि लिक्विड कंपोनेंट या फ्लूइड कंटेंट, ठीक है, which present inside सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये वाली चीज क्या है आपके लिए, ये वाली चीज क्या है, मैं लिखता हूं, देखता पता नहीं, चलो उतना बड़ा दिखाई नहीं देगा, तो मैं ऐसा करता हूं, ऐसे लिख करके यहां पे लिखता हूं साइटोप्लाज्म। इसको कहता क्या है कि जो फ्लूइड कंटेंट इनसाइड सेल मेम्ब्रेन है, क्वेश्चन आया था, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि इनसाइड सेल मेम्ब्रेन जो फ्लूइड कंटेंट है उसे हम क्या कहते हैं, तो सिर्फ बोलेंगे साइटोप्लाज्म, सिर्फ बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अगर कोई फ्लूइड कंटेंट इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर यहां पे कोई फ्लूइड कंटेंट है और कहूं कि ये कहां पे, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, तो इस वाले को तुम बोलोगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलोगे, इस वाले को पूरा लिख, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। दो फ्लूइड कंटेंट है पूरे सेल के अंदर, एक का नाम है साइटोप्लाज्म, दूसरे का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो इनसाइड सेल मेम्ब्रेन है, लिख दूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन आता है तुम चौंक जाते हो। इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड सेल मेम्ब्रेन की बात कह देगा ना, सेल मेम्ब्रेन, तो तुम साइटोप्लाज्म बोलोगे। इनसाइड न्यूक्लियस या इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेगा तो तुम इसका नाम लोगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इनसाइड, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो तुम इसको बोलोगे। और इन दोनों को जब जोड़ देते हैं, मतलब इनको भी जोड़ दूं और इनको भी जोड़ दूं, दोनों को प्लस कर देता हूं, तो जो चीज बनती है, दोनों ही लिक्विड मिलकर ना, होल सेल की लिक्विड है, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी कि फ्लूइड कंटेंट इनसाइड सेल, अगर ऐसे बोलेगा तो प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड सेल, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड सेल, इनसाइड सेल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और यही हमारा लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल है। खत्म, समझ में आ गया, यही चीज करना है, डेफिनेशन नहीं बतानी किसी को।
जो पूछेगा वो सब चीजें हमारे पास है। तो सेल का इंट्रोडक्शन देखा हमने, डिस्कवरी देखा हम लोगों ने, प्रोटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियोप्लाज्म को डिस्क्राइब भी कर लिया, डिफाइन भी कर लिया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, सेल के असली मतलब की तरफ जाते हैं। और असली मतलब, जो सेल का असली मीनिंग, या कहे कि सेल का असली डेफिनेशन किसने बताया था, व्हाट इज सेल, किसने समझाया, तो वो सेल थ्योरी ने समझाया। वो उसने क्या, किसने समझाया, सेल थ्योरी ने समझाया। तो हम सेल थ्योरी की बात करेंगे। आपके सिलेबस का ये भी पार्ट है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो आपके पास सेल थ्योरी भी है। छोटे छोटे वर्ड में लिख दिया, छोटी सी जगह पे, लेकिन बातें बड़ी बड़ी लिख दिया। तो एनसीईआरटी ऐसा वाला है, तुम्हारे दोस्तों में भी कोई कोई होता है ना, बोलता ज्यादा नहीं है लेकिन जब भी बोलता है दिल में आग लगा देता है। तो वैसे एनसीईआरटी भी है, ज्यादा लिखता नहीं है लेकिन जब भी लिखता है ना, पूरी तरह से तुम्हें छेड़ के चला जाता है। अब उसके बारे में तुम पढ़ते रहो। तो ऐसे अब हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं या नेक्स्ट स्लाइड ले देता हूँ। है तुम पहले लिख लो, कोई डाउट वाउट हो तो पूछो। देखो अभी तो आज लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग ही है, पूछ सकते हो, नहीं तो उधर भी मुझे देखना पड़ता है कौन पूछ रहा कौन नहीं पूछ रहा। ठीक है, वहां तो कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि वो तो है ही नहीं यहाँ पे, उनको कुछ कहीं भी नहीं सकते। तुम ज्यादा कुछ बोलोगे तो तुम्हें डांट भी दिया जाएगा। हो गया, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा स्लो है ना किसी का तो बाद में लिख लेना, इसमें सारी चीज़ें सेव होगी। आपको पीडीएफ में हो सकता है नोट्स भी प्रोवाइड किया जाए। और आप हैं सब्सक्राइब किए हुए चैनल वगैरह नहीं किया तो इमरान सर से जाके वो ऐप का वो ले लेना, क्या कहते हैं उसको, परमिशन। तो हम अभी पता नहीं आज का होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक कुछ दिनों में, एक हफ्ते के अंदर में ऐसा हो जाएगा कि पीडीएफ के सारे जो हम पढ़ा रहे हैं ना क्लास में मिल जाएगा आपको। इसमें होगा कि आप कभी छूट जाता है, अच्छा आप लिखने की कोशिश करना, क्योंकि लिखने से ना आपको याद जल्दी हो जाता है। तो आप किसी पीडीएफ का इंतजार में बैठे रहेंगे, उससे अच्छा आप लिखते रहें। जो छूट जाता है कभी कभी ज्यादा स्लो होने की वजह से, उनके लिए वो हेल्पफुल है, काम करता है बहुत अच्छा। चलो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की बात करते हैं। तो सेल थ्योरी में पहले मैं दो नाम लेता हूं। व्हाट इज सेल इसी ने डिफाइन किया था। क्वेश्चन क्या था ना, व्हाट इज सेल, तो सेल थ्योरी ने ही डिफाइन किया था। सेल से क्या क्या हो सकता है ये बात भी सेल थ्योरी ने बताया था। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल, सेल थ्योरी ने ही बताया था। जब भी लोगों ने ऐसे सवाल पूछे ना, जैसे कि ये मान लिया कि चिंकू है, इसके आंखें हैं, इसका मुंह है, उसका गर्दन है, इसकी बॉडी है, ऐसे हाथ है, ठीक है, ठीक है, हाथ में ऐसे पैर है, मान लिया चिंकू है, इसने पूछा था कि मतलब आप व्हाट इज सेल, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सेल, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल, तब बना क्या, सेल थ्योरी को लेके आना पड़ा था। ठीक है, ये सारी चीजें पूछा था। अच्छा ये तुम्हारी तरह नहीं दिख रहा है इसलिए सोच रहे हो, चश्मा लगा दूंगा अभी तुम लोगों की तरह दिखेगा। देखो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में एक्चुअली में इस चीज को डिफाइन करने के लिए, यानी सेल थ्योरी को देने के लिए दो लोगों ने शुरू में काम किया था। ठीक है, बहुत पुराने टाइम में, जिस टाइम तुम्हारे इंडिया के लोग धोती पहनना भी शायद ठीक से नहीं जानते थे, उस टाइम ये लोग रिसर्च कर रहे थे। थोड़ा सा आगे है ना, इसलिए आज हमसे आगे मिलते हैं ज्यादातर चीजों में। और वह अलग की बात है, हम लोग बोल लेते हैं कि भारत महान है भी महान, कुछ मसलों में बहुत महान है। भारत के लोगों में से कोई महानता की कमी हो गई, भारत थोड़ी ना। ठीक है, इसमें ना नाम लेना है किसके, एक नाम है महापुरुष है स्केलेटन, 1838 मैम, सॉरी ये एक साल बढ़ा दिया मैंने, 1838 इन्होंने काम किया सेल थ्योरी पे। एक और महापुरुष थे, पुरुष नहीं थे, महापुरुष थे, एक और महापुरुष थे, उनका नाम था शॉन, पूरा नाम थियोडोर शॉन है, वो हम दिखाएंगे अभी। ये इन्होंने काम किया था 1839 में, दोनों आगे पीछे काम किए थे, दोनों ने अलग अलग तरह के राय दिया। इसने स्टडी किया था डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को, मतलब ये कौन था, बोटानिस्ट था, कहां का रहने वाले, जर्मनी के रहने वाले, जर्मन बोटानिस्ट था, जर्मन बोटानिस्ट था, जर्मन बोटानिस्ट था।
ये कहां का रहने वाला, ये भी जर्मनी का था। कुछ लोग पहले ब्रिटिश से जानते थे लेकिन अब बदल चुका है, नए एनसीईआरटी के हिसाब से अब ये बदल चुका है, ये भी जर्मनी का ही रहने वाला था, ऐसा माना जाता है। देखो अब चेंज जैसे आया तो कुछ बात चेंज करनी पड़ी। अब इसमें जर्मन जूलॉजिस्ट लिखा जाता है। अगर तुम्हारे यहाँ नहीं बदला हुआ बुक में तो बदल जाएगा, और जब भी क्वेश्चन आएगा वहां पे अगर आ गया तो जूलॉजिस्ट जर्मन ही लिखा जाएगा इसको। ये एक नया अपडेट है। इसने स्टडी किया था डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की, स्टडी ऑफ, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की, और इसने स्टडी किया था डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की, एनिमल्स की। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट किसने स्टडी किया, किसने, सैलेडिन ने। इसका नाम जो है मेथियास स्केलेडिन है। उस सैलेडिन पढ़ते, मैं सैलेडिन पढ़ता हूं, अपनी मर्जी, आप इसको स्केलेडिन भी पढ़ सकते हैं, हालांकि यह साइलेंट होता है ये, तो कैलेडिन सैलेडिन ऐसा पढ़ा जाता है। मिथियास, पूरा नाम मिथियास सैलेडिन था, तो ऐसे कुछ याद है, मिथियास, ठीक है। इसका थियोडोर शॉन था, थियोडोर शॉन था, ठीक है ना। पूरा नाम से मतलब नहीं है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो सैलेडिन लिखा होगा, शॉन लिखा होगा, पूरा नाम तो लिखता नहीं अक्सर। इसने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की स्टडी की थी, ये महापुरुष जो जर्मनी के बोटानिस्ट थे। बहुत सारी तरह के प्लांट की स्टडी करने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन पर पहुंचा कि जितने भी प्लांट है वो सारे के सारे सेल के ऊपर कंपोज्ड है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म्स टिश्यू, ऐसे लिखा था। यानी ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल, ये बोला। और इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कंपोजर सेल। अब देखो ये बाद में आए थे ना, बाद में तुम आके कहे मेरे को सर एक बात मैं जानता हूं, क्या, मैंने एक आदमी को देखा था जो लंबा था, कोई आके दूसरा वाला तुम्हारा पड़ोसी भी आके कहा है कि यही बात कहे, तो उसकी बात कौन सुनेगा। अगर ये बात सुनवाना चाहता है तो लंबा के साथ साथ उसके लंबे बाल थे, काले दांत थे, लाल आंख थी, ये सारी बात बताएगा तब हम इसकी बात को सुनेंगे। तुम्हारी वाली बात आके बताएगा तो क्या बात। इसने कहा कंपोज्ड ऑफ प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इसने कहा कि एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कुछ ज्यादा बात नहीं है। इसे ये भी मालूम था कि अगर मैं ये वाली बात जाके बताऊंगा तो मेरे को लोग सुनेंगे भी नहीं, ठीक है। तब इसने थोड़ा सा और काम किया, अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाना होता है। जब सेकंड टाइम कोई काम सिमिलर पैटर्न पे करते हैं ना, थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है अपने आप को अलग दिखाने के लिए। इसने क्या किया, इसने एक और चीज बताई, इसने एक और चीज बताई। पहली स्टडी तो ये थी, ठीक है, दूसरी स्टडी, पहली स्टडी तो ये रही, दूसरी स्टडी रही कि सेल्स जो है ना, सेल्स चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, कवर्ड बाई स्ट्रक्चर या बाई ए कवर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसकी प्रेजेंस के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो बाद में किसी और ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था, उस टाइम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन कहा गया था, ठीक है। इसकी प्रेजेंस बताई और कहा कि सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन है जो सेल को कवर करके रखा हुआ है, वो चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। तो ये यूनिक फीचर गया। सिर्फ यही पे नहीं, थोड़ा सा और स्मार्ट बनने लगा। कहा कि इन्होंने जो प्लांट सेल के बारे में बताया उसमें एक और बात है जो मिसिंग है, इनसे हो गई है, कि प्लांट सेल के पास एक एडिशनल बाउंड्री है, एक एडिशनल कवर है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो इनकी नेक्स्ट स्टडी थी, एक और स्टडी इनमें, कि प्लांट सेल जो है ना, प्लांट सेल के पास क्या है, एडिशनल बाउंड्री है, एडिशनल, एक और है, एक्स्ट्रा, एडिशनल या एक्स्ट्रा, एडिशनल बाउंड्री है। और उस एडिशनल बाउंड्री का नाम इन्होंने रखा, क्या रखा, सेल वॉल, सेल वॉल जो रिजिड होता है, ये सारी बातें।
पर दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी को, अपने अपने स्टेटमेंट को, कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स किया और नाम दिया सेल थ्योरी। दोनों ने मिलकर मैं थोड़ा सा ऊपर कर ही लेता हूं। मैं चौथा स्लाइस है ना, नहीं ना, मैं एक और ले ही ले सकता हूं, ले लो, मैं एक और लिख लियो या लिख रहे हो? अब मैं यहीं पे लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा। इनकी कॉन्सेप्ट और इनकी कॉन्सेप्ट, इन दोनों की कॉन्सेप्ट को, इधर की दोनों की कॉन्सेप्ट को लिया हम लोगों ने, दोनों की कॉन्सेप्ट को लिया हम लोगों ने, दोनों की कॉन्सेप्ट को लिया और मिक्स कर दिया, बनाया एक सेल थ्योरी, एक हाइपोथेसिस या एक थ्योरी बनाया। और इस थ्योरी के तहत एक स्टेटमेंट, एक पोस्टुलेट को पास किया गया, एक स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स के ऊपर बने हैं, मेड अप ऑफ सेल्स। सारे के सारे जो है ना वो सेल्स के ऊपर बने हुए हैं, सारे के सारे जो है वो सेल्स के ऊपर बने हुए। कौन? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली प्लांट और एनिमल सेल्स के ऊपर बने हैं। मैं हटा देता हूँ। सारे के सारे जो है सेल्स के ऊपर बने हुए हैं। स्पीड में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, टाइमिंग की इशू हो जाएगी, फिर थोड़ा सा, या तो फिर जो इनकी स्पीड थोड़ी सी कम है वो रफ कॉपी लेके आया करे और रफ में उतारे, बाद में जाके वहां पे ऐड करे घर पे। इसे तो एक तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, टाइमिंग का फायदा ये हो जाएगा पूरा याद हो जाएगा फौरन, और अच्छे से याद होता है लिखने के बाद। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब प्रैक्टिकली मैंने बहुत बार उसको अपनाया है और मुझे बहुत फायदा पहुंचा उस चीज से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो भी कोई बुरा तरीका नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, फिर से एक चिंकू आया, ठीक है। अभी इस वक्त गोरा सा था ये थोड़ा सा, इसीलिए सफेद कलर से बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। इसका हाथ ऐसा था, इसका पैर ऐसा था, इसकी मुंह थे, वो थे, सारी चीजें ठीक। इसने कहा, आप बता रहे हैं, आप लोग दोनों जो है भों भों कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बहुत ज्यादा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। बताइए ना, नए सेल कहां से आते हैं? अरे जब ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है तो नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रहे हैं, नए सेल कहां से आ रहे हैं? ये भी बना है सेल से, वो भी बना है सेल से, 10 साल बाद ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो भी तो सेल से ही बना रहेगा। अब बहुत बड़ा हो गया तो नंबर ऑफ सेल ज्यादा हो गए, तो नया सेल कहां से आता है? इन लोगों ने पूछा, इसने इसका नाम क्या है? चिंटू, ठीक है। मिंटू भी नाम रख सकता था, मैं चिंटू नाम रखता हूं। ये कह रहा कि फ्रॉम वेयर फ्रॉम वेयर न्यू सेल अराइज। कहां से न्यू सेल आएगा, कहां से आएगा? अब इस बात को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा। सेल थ्योरी क्या हुआ? फेल हो गया, फेल्ड टू एक्सप्लेन। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो गया। पर इस बात को एक्सप्लेन किसने किया? यानी आंसर्ड बाय न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी। नया कॉन्सेप्ट आया एक सेल थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, दैट इज कॉल्ड न्यू सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं न्यू सेल थ्योरी, या फिर हम उसको बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। उसने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि नए सेल कैसे आते हैं, ठीक है। इसको प्रपोज किसने किया था? प्रपोज्ड बाय रूडोल्फ वर्च्यू 1855 में। थोड़ा सा जल्दी है इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, तेज तुम भी कर लेना। इसने एक्सप्लेन किया था, आंसर दिया था कि नया सेल कैसे आता है। कैसे आंसर दिया था? देखो हमारी तरह तो वो इंग्लिश नहीं बोलता था, हिंदी नहीं बोलता था, वो कैसे कहा था? इसने बोला, यानी इस थ्योरी में जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या था इसका? बोला था, ओमनिस
सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब है कि न्यू सेल arise from pre-existing cells। नेक्स्ट क्लास में हम 5 मिनट और पहले आया करेंगे, आप लोग भी 5 मिनट पहले आया करना। हम लोग नहीं चाहते कि बाद में कोई बर्डन हो और बाद में जल्दी जल्दी करना पड़े, इसलिए आप लोग भी 5 मिनट पहले पहुंच जाओ। जैसे कि आपका टाइम है 3 साढ़े 3 का, आप 3:25 तक आ जाया करो, कोशिश क्या करो। एक तो भाई या तो फिर इशू हो तो फिर टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़वाओ, स्कूल का अगर हो तो। क्या देखो, ये देख लो हमने बता दिया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या लिख लिए तुम? लिख लो लिखो लिखो। तो चिंटू ने पूछा था, चिंटू के बातों को जो सलाडीन और शॉन ने तो नहीं बताया, वो लोग पतली गली से पीछे वाले जो घर के दरवाजे होते हैं ना, उधर से निकल के भाग गए। अरे हर सेमिनार वगैरह में कहीं ना कहीं 2 दरवाजे होते हैं, तुम देखना यहाँ पे भी सेमिनार जो एनएमसी में होता है उसके भी 2 दरवाजे हैं, कि कोई जवाब नहीं दे पाओ तो पीछे से निकल कर भाग लो। सामने से क्वेश्चन अगर हो रहा है मीडिया वडिया गई है तो। यहाँ पे भी चिंटू आया माइक लेके पूछ रहा, अभी सोचे कि इज्जत दुबाएगा तो फेल हो गए, हाथ खड़े कर दिए उन लोगों ने। फिर एक और महापुरुष आया लगभग 16 साल बाद, उस थ्योरी के 16 साल बाद, वो 1839 में कंप्लीट हुआ था वो थ्योरी, ये 1855 में है, नाम है रोडल्फ वर्च्यू। इसने नया कॉन्सेप्ट दिया सेल थ्योरी का, मतलब एक नई बात कही, सेल थ्योरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लेके आया, कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नए सेल पुराने ही सेल से आते हैं बाय डिवीजन। ये बात हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या है कि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम अगर लिख लिए हो तो ठीक है, नहीं लिखे हो तो भी ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। ओके, एक मिनट, मैं थोड़ा सा गलत कर दिया। देखो ये देखना, एनसीईआरटी में अब तक हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है अब तक, उससे देखना कि सब कुछ मिल गया है। देखना वाइल एग्जामिनिंग इस बात कर रहा है शुरुआत में कि थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क देखा गया था। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा कि कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ द हनी कम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो बात हो लिटिल कंपार्टमेंट, कॉर्क इज अ सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। कौन सी ट्री थी वो भी मैंने बताया था, ओक ट्री था, उसके बार्क से हमने कॉर्क टिश्यू लिया, उसका थिन स्लाइस किया, हनी कम लाइक स्ट्रक्चर देखा। कब की बात है? 1665 में है, when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope, अपना खुद का बनाया हुआ। रॉबर्ट हुक कॉल दोस बॉक्सेस सेल्स, उस बॉक्सेस को, जो कंपार्टमेंट मैंने बोला था, उसको जो हेक्सागोनल दिखाई देता है, एम्प्टी लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर, उसे उन्होंने सेल बोला था। सेल जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसमें मतलब होता है लिटिल रूम, इसलिए मैंने लिटिल रूम कहा था। डच के लैंग्वेज में सेल का मतलब लिटिल रूम होता है, खाली इम्पिटी लिटिल रूम होता है, इसने खाली लिटिल रूम लिखा, खाली छोटा कमरा। ठीक है, जिसमें बाकी जो है इधर कुछ पढ़ने का नहीं है। इधर आ जाए नेक्स्ट, इसमें देखो सेल was the first discovered by the Robert Hooke, जो हमने अभी देखा। He observed the cell in a cork slice with the help of the primitive microscope। फिर बात आती है लीवनहॉक की, with the help of the improved microscope discovered the फ्री लिविंग सेल पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। पॉन्ड वाटर में पॉन्ड स्कम था, जिससे हम लोग स्पाइरोगाइरा भी कहते हैं। ये जो है फ्री लिविंग सेल्स पॉन्ड वाटर में जो पाया जाता है उसे हम स्पाइरोगाइरा कहते हैं, जिसमें लीवनहॉक ने देखा था, तो पॉन्ड में देखा था, यानी एक्वेटिक था। फर्स्ट लिविंग सेल को जो देखा था वो एक्वेटिक था, पॉन्ड में देखा था। स्पाइरोगाइरा एक्वेटिक है, एक अलगी है, और जितने भी अलगी होते हैं सबके सब एक्वेटिक होते हैं। कब की बात है? 1674, वहां पे भी मैंने लिखा था। फिर रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस का। परकिंजे 1839 में प्रोटोप्लाज्म की बात कही थी, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी, जो फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल है। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, दैट सेल आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ फॉर प्रपोज टू बायोलॉजिस्ट। ठीक है, स्केलेटन बायोलॉजिस्ट कहा, बोटानिस्ट तो बायोलॉजिस्ट ही होता है। 1838 एंड शॉन 1839। द सेल थ्योरी वाज फर्दर expanded by Virtue, Rodolphe Virtue 1855 में, ठीक है, by suggesting that the all cells arise from the pre-existing cell. With the discovery of the electron microscope 1940s, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. ठीक है, बाकी का मैं स्टडी जो है मैं बाद में करके दिखा दूंगा।
इंशाल्लाह ऐसा करता है। ठीक है, क्वेश्चन करना था लेकिन टाइम नहीं है, कल बाद में करेंगे। ठीक है, इसमें रहने देते हैं। थोड़ा सा मैंने कहा ना 5 मिनट पहले आना पड़ेगा तब हो पाएगा। ये तो चाय तुम्हारे चक्कर में ठंडी करवा दी मैंने। एक मिनट, सॉरी। चलो उधर ही, ये तो मैंने किया है।